नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एपिसियोटोमी। इसे हम पेरिनियोटोमी के नाम से भी जानते हैं। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि यह क्या होती है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सभी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एपिसियोटोमी क्या होती है और किस तरह से इसका प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। द एपिसियोटोमी is a invasive या surgical procedure in which a incision made in the perineum। जो एपिसियोटोमी होती है यह इन्वेजिव और सर्जिकल प्रोसीजर होता है इन विच जिसमें इंसिजन मेड इन द पेरिनियम, जो पेरिनियम पार्ट होता है उसके ऊपर इंसिजन क्रिएट किया जाता है, कट लगाया जाता है। बेसिकली जो प्रोसीजर होते हैं वह दो टाइप के होते हैं। एक होता है इन्वेजिव और सेकंड होता है नॉन इन्वेजिव। जो इन्वेजिव प्रोसीजर होते हैं इनके अंदर इंस्ट्रूमेंट काम लिए जाते हैं, जैसे कि निडल और सर्जिकल ब्लेड का यूज़ करते हुए स्किन की सुपरफिशियल लेयर को काटा जाता है, इंसिजन किया जाता है। इसे इन्वेजिव प्रोसीजर कहा जाता है। और नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर के अंदर बॉडी की सुपरफिशियल लेयर से पैरामीटर्स रिसीव किए जाते हैं, जैसे कि बीपी का मॉनिटर करना, टेम्परेचर चेक करना, पल्स चेक करना। यह सभी नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होते हैं। और जिस प्रोसीजर में सर्जिकल ब्लेड या इंसिजन लगाया जाता है वह इन्वेजिव और सर्जिकल प्रोसीजर कहलाते हैं। इसलिए जो एपिसियोटोमी होती है यह इन्वेजिव और सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसके अंदर इंसिजन लगाया जाता है, कट लगाया जाता है पेरिनियम पार्ट पर। बेसिकली जो पेरिनियम होता है यह एरिया होता है वेजाइनल ओपनिंग और एनाल ओपनिंग के बीच के स्पेस को पेरिनियम कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ ए प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, टिपिकली एन ऑब्स्टेट्रिशियन और मिडवाइफ, टू enlarge the vaginal opening and facilitate the delivery of the baby। जो एपिसियोटोमी प्रोसीजर होता है यह हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जो कि ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर होता है और मिडवाइफ जो कि नर्स डिलीवरी को असिस्ट करवाती हैं वह होता है। और यह प्रोसीजर क्यों किया जाता है, क्या पर्पज होता है? टू इनलार्ज द वेजाइनल ओपनिंग। जो वेजाइनल ओपनिंग होती हैं उसे इनलार्ज करने के लिए, उसका डायामीटर बढ़ाने के लिए, एंड फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ द बेबी, और बेबी की डिलीवरी को फैसिलिटेट करने के लिए एपिसियोटोमी प्रोसीजर किया जाता है। यह लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि जो एपिसियोटोमी प्रोसीजर होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वेजाइनल ओपनिंग को इनलार्ज करना, जिससे कि बेबी इजीली पास आउट हो सके और डिलीवरी इजीली देखने को मिले। इसके बाद है एपिसियोटोमी वाज प्रीवियसली ए रूटीन प्रोसीजर बट इट नो इज़ नो
selectively performed based on specific indications। जो एपिsiotomy प्रोसीजर होता है यह पहले एक रूटीन प्रोसीजर हुआ करता था। हर वेजाइनल डिलीवरी के दौरान एपिsiotomy प्रोसीजर किया जाता था लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ सेलेक्टिव स्पेसिफिक इंडिकेशंस में ही एपिsiotomy प्रोसीजर किया जाता है क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एपिsiotomy is performed in second stage of labor just after the crowning and the incision made up approximately 1 centimeter to 2.5 centimeter। जो एपिsiotomy प्रोसीजर होता है यह सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली लेबर की 4 स्टेजेस होती हैं जिसमें से सेकंड स्टेज के दौरान एपिsiotomy परफॉर्म किया जाता है और इस स्टेज में भी जस्ट आफ्टर द क्राउनिंग होने के जस्ट बाद एपिsiotomy की जाती है। क्राउनिंग मीन्स जब वेजाइनल ओपनिंग से फीटस का हेड विजिबल होता है उस कंडीशन को क्राउनिंग कहा जाता है और इसके अंदर जो इंसिजन होता है वह अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। इस तरह से जो एपिsiotomy प्रोसीजर होता है उसका मेन पर्पज होता है वेजाइनल डायमीटर को इनलार्ज करना और बेबी की डिलीवरी को फैसिलिटी प्रोवाइड करना। इसके बाद है डायग्राम जिसके अंदर सुपीरियर ओपनिंग को वेजाइनल ओपनिंग कहा जाता है और जो इन्फीरियर नीचे की ओर जो ओपनिंग है उसे एनाल ओपनिंग कहा जाता है और जब वेजाइनल ओपनिंग के अंदर हेड विजिबल होता है इस कंडीशन को क्राउनिंग कहा जाता है और दोनों ओपनिंग्स के बीच में जो स्पेस होता है इसे पेरिनियम कहा जाता है और इसी एरिया के ऊपर इंसिजन लगाया जाता है, कट लगाया जाता है। जब कट मीडियल सरफेस पर लगाया जाता है तो इसे मिड लाइन इंसिजन कहा जाता है और जब इंसिजन मिड लाइन से स्टार्ट करते हुए लेटरल इंसिजन लगाया जाता है तो इसे मीडियोलेटरल इंसिजन कहा जाता है। इस तरह से एपिsiotomy परफॉर्म की जाती हैं। इसके बाद हैं इंडिकेशंस। जो एपिsiotomy प्रोसीजर होता है यह स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर ही परफॉर्म किया जाता है। इसके इंडिकेशन हैं फर्स्ट फीटल डिस्ट्रेस। इसमें है इफ़ द साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस सच एज ए एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट पैटर्न और मेकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड an episiotomy may be performed to expedite the delivery and prevent further compromise to the baby। It means fetal distress की कंडीशन में सच है जैसे कि जो साइन होते हैं एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट और म्यूकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें बेबी 9 मंथ तक सरवाइव करता है उसके अंदर म्यूकोनियम ऐड हो जाता है जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर होता है वह चेंज हो जाता है। बेसिकली जो म्यूकोनियम होता है यह बेबी का फर्स्ट स्टूल होता है जो कि डिस्ट्रेस के कारण पास आउट हो जाता है
और यह म्यूकोनियम ग्रीनिश कलर का होता है, जिससे कि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर चेंज हो जाता है। इन दोनों कंडीशंस के अंदर एपिशोटोमी प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है ताकि डिलीवरी को इजीली कंडक्ट किया जा सके और फीटस को, बेबी को किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस से प्रिवेंट किया जा सके। बेसिकली जो मेकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड होता है, यह बेबी में एस्पायरेशन को कोज करता है, जो कि सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है। इसके बाद है सेकंड इंडिकेशन, प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। इसमें है इफ़ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर पुशिंग स्टेज becomes prolonged with inadequate progress despite appropriate maternal efforts, an episiotomy may be considered to assist with the delivery। जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होती है, जिसे पुशिंग स्टेज कहा जाता है, यह प्रोलॉन्ग हो जाती है, प्रोलॉन्ग देखने को मिले और साथ ही साथ जो लेबर का प्रोग्रेस होता है वह और मैटरनल एफर्ट्स भी इनएडिक्वेट देखने को मिले, कम देखने को मिले। इस कंडीशन में एपिशोटोमी प्रोसीजर कंडक्ट किया जाता है डिलीवरी को असिस्ट करवाने के लिए, जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सके। इसके बाद हमारा तीसरा इंडिकेशन होता है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के दौरान। इसमें है इन केस वेयर द यूज़ ऑफ फोर्सेप्स और वैक्यूम एक्सट्रैक्शंस इज़ नेसेसरी टू फैसिलिटेट डिलीवरी, एन एपिशोटोमी may be performed to create a larger opening for the instruments and aid in the safe delivery of the baby। जब इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी परफॉर्म की जाती है, फोर्सेप्स डिलीवरी और वैक्यूम एक्सट्रैक्शन डिलीवरी, इस दौरान एपिशोटोमी परफॉर्म की जाती है टू क्रिएट ए लार्जर ओपनिंग। जो वेजाइनल ओपनिंग होती हैं उसे लार्ज करने के लिए, बड़ा करने के लिए, जिससे कि इंस्ट्रूमेंट्स को इजीली इंसर्ट किया जा सके, उनका यूज़ किया जा सके और डिलीवरी को सेफ किया जा सके, कंडक्ट करवाया जा सके। इसके बाद फोर्थ इंडिकेशन होता है शोल्डर डिस्टोसिया। डिस्टोसिया मीन्स एबनॉर्मल लेबर, क्योंकि जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है वह सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन जब शोल्डर प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है तो इसे एबनॉर्मल लेबर कंसिडर्ड किया जाता है। बेसिकली जो नॉर्मल लेबर प्रोसेस होता है इसे यूटोसिया कहा जाता है और एबनॉर्मल लेबर प्रोसेस को डिस्टोसिया कहा जाता है। इसमें है शोल्डर डिस्टोसिया अकर्स व्हेन द बेबीज शोल्डर बिकम impacted behind the mother's pubic bone during delivery। जो शोल्डर डिस्टोसिया होता है, इसमें जो शोल्डर होता है वह मदर के पेल्विक में जाकर इम्पैक्ट हो जाता है, फिक्स हो जाता है प्यूबिक बोन के बिहाइंड, पीछे, जिससे कि डिलीवरी एबनॉर्मल हो जाती है। इसलिए इससे एबनॉर्मल लेबर कंसिडर्ड किया जाता है। इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन के अंदर एन एपिशोटोमी में बी परफॉर्म्ड टू प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू मैन्यूवर
एंड सेफली डिलीवर द बेबी। और इस कंडीशन के अंदर एपिशोटोमी परफॉर्म की जाती है जिससे कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को मोर स्पेस प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि वह मैन्युअर मीन्स प्रोसीजर को कंडक्ट कर सके और बेबी की सेफली डिलीवरी करवा सके। इस तरह से कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस के अंदर ही एपिशोटोमी या पेरिनियोटोमी प्रोसीजर कंडक्ट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद हैं टाइप्स ऑफ एपिशोटोमी कि एपिशोटोमी कौन कौन से प्रकार की होती हैं और किस तरह से परफॉर्म की जाती हैं। इस डायग्राम के अंदर 4 प्रकार की एपिशोटोमी दिखाई गई हैं, जिसमें से पहली टाइप के अंदर मीडियल एपिशोटोमी, सेकंड टाइप में मीडियो लेटरल एपिशोटोमी, थर्ड टाइप के अंदर सेलेक्टिव एपिशोटोमी और फोर्थ टाइप के अंदर मीडियो लेटरल एक्सट्रैक्शन एपिशोटोमी दिखाई गई हैं, जो कि अलग अलग तरीके से परफॉर्म की जाती हैं। इसके बाद चलते हैं इसके टाइप्स की ओर। इसमें से पहला टाइप है मिड लाइन एपिशोटोमी। A midline episiotomy involve making an incision in the midline of the perineum, starting from the vaginal opening and extending towards the anus। जो मिडलाइन एपिशोटोमी होती है, इसके अंदर जो इंसिजन होता है वह मिडलाइन ऑफ पेरिनियम पर क्रिएट किया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेजाइनल ओपनिंग, और वेजाइनल ओपनिंग से स्टार्ट करते हुए एनस की ओर एक्सटेंड किया जाता है इंसिजन। इट इज़ ए स्ट्रेट इंसिजन दैट अलाउज फॉर ए कंट्रोल्ड इनलार्जमेंट ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग। जो मिड लाइन एपिशोटोमी होती हैं, यह स्ट्रेट इंसिजन होता है जो कि वेजाइनल ओपनिंग को कंट्रोल्ड मैनर के अंदर इनलार्ज करता है, उसका डायामीटर बढ़ाता है। इसके बाद सेकंड टाइप है मीडियोलेटरल एपिशोटोमी। इसमें है ए मीडियोलेटरल एपिशोटोमी इन्वॉल्व मेकिंग एन एंगल्ड इंसिजन अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द पेरिनियम। जो मीडियोलेटरल एपिशोटोमी होती है, यह एंगल्ड इंसिजन लगाया जाता है इसके अंदर अवे फ्रॉम मिडलाइन से अवे दूर की ओर इंसिजन क्रिएट किया जाता है पेरिनियम पार्ट पर। द इंसिजन स्टार्ट फ्रॉम द वेजाइनल ओपनिंग and extend toward one side of the anus। इंसिजन वेजाइनल ओपनिंग से क्रिएट किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है और एक्सटेंड किया जाता है वन साइड ऑफ एनस, एनस की एक साइड पर इसे एक्सटेंड किया जाता है। इस तरह से इसका थर्ड टाइप होता है सेलेक्टिव एपिशोटोमी। इसमें है सेलेक्टिव एपिशोटोमी रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ओनली परफॉर्मिंग हेज एपिशोटोमी व्हेन इट इज़ डीम्ड नेसेसरी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंडिकेशंस और रिस्क फैक्टर्स। जो सेलेक्टिव एपिशोटोमी होती हैं, इसे केवल स्पेसिफिक इंडिकेशंस और रिस्क फैक्टर में ही यूज़ किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद हैं दिस अप्रोच एम टू अवॉइड रूटीन एपिशोटोमीज एंड फेवर्स नेचुरल टीयरिंग और अल्टरनेटिव टेक्निक्स फॉर पेरिनियम सपोर्ट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ।
और जो सेलेक्टिव एपिशोटोमी होती है इसका मेन एम होता है जो रूटीन एपिशोटोमीज़ होती हैं उनको अवॉइड करना, उनको बंद करना और फेवर करती हैं नेचुरल टीयरिंग और अल्टरनेटिव टेक्निक्स को जो कि पेरिनियम सपोर्ट के लिए यूज़ ली जाती हैं, काम में ली जाती हैं। इसलिए जो सेलेक्टिव एपिशोटोमी होती हैं यह बेस्ड एपिशोटोमी होती हैं और स्पेसिफिक इंडिकेशंस के अंदर ही इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद फोर्थ टाइप होता है मीडियोलेटरल एक्सटेंशन। इसमें है इन सम केसेस ए स्पॉन्टेनियस टीयर में अकर्स ड्यूरिंग डिलीवरी दैट एक्सटेंड फ्रॉम ए मीडियोलेटरल एपिशोटोमी। और कुछ केसेस के अंदर स्पॉन्टेनियस टीयर हो जाता है, रप्चर हो जाता है डिलीवरी के दौरान, क्योंकि जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग होते हैं तो जो नॉर्मल वेजाइनल ओपनिंग होती हैं वह स्पॉन्टेनियस टीयर हो जाती हैं, इंजर्ड हो जाती हैं। इस कंडीशन में जो टीयरिंग होती है उसे एक्सटेंड कर दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है और इसे ही मीडियोलेटरल एपिशोटोमी कहा जाता है। इसमें है These extension may be intentional to allow for controlled enlargement of the birth canal and prevent more extensive और अनप्रेडिक्टेबल टीयर्स। और जो यह टीयर को एक्सटेंड किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, इसका इंटेंशन क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? टू अलाउ फॉर कंट्रोल इन्लार्जमेंट। यह कंट्रोल इन्लार्जमेंट को अलाउ करता है, परमिट करता है बर्थ कैनाल में, जिससे कि मोर रप्चरेशन को, मोर टीयरिंग को प्रोटेक्ट किया जा सके, रोका जा सके। इसके बाद है डिग्री ऑफ एपिशोटोमी। जो डिग्री ऑफ एपिशोटोमी होती हैं इसे इंसिजन की डीपनेस से मेजर किया जाता है। इसमें फर्स्ट डिग्री टीयर जो इंसिजन होता है वह केवल म्यूकस मेम्ब्रेन पर इंसिजन किया जाता है। सेकंड डिग्री टीयर के अंदर इंसिजन में म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ मसल्स को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। थर्ड डिग्री टीयर के अंदर मसल्स के साथ साथ एनाल स्फिंक्टर को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। और फोर्थ डिग्री टीयर के अंदर जो एनाल ओपनिंग होती हैं उसे भी इंक्लूड कर लिया जाता है। इसका जो डायग्राम है उसमें दिखाया गया है फर्स्ट डिग्री टीयरिंग को, जिसमें वेजाइनल म्यूकोसा को इन्वॉल्व किया जाता है, उसके ऊपर इंसिजन क्रिएट किया जाता है। सेकंड डिग्री टीयर के अंदर पेरिनियल मसल्स को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। थर्ड डिग्री टीयर के अंदर एनाल स्फिंक्टर को इंक्लूड कर लिया जाता है। और फोर्थ डिग्री टीयर के अंदर रेक्टम और एनस को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। इस तरह से एपिशोटोमी प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है और यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने को मिलता है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम इसके रोल ऑफ नर्स को डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं। ये था दोस्तों आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह के और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।